वक्त की भी अपनी एक जुबान होती है और सुंदरपुर की घड़ियों में वो जुबान अब खामोश हो चुकी थी। पूस की वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। वो एक बद्दुआ थी जो सदियों पहले किसी ने इस जमीन को दी थी। आसमान से ओस नहीं बल्कि एक जहरीली ठंड बरस रही थी। घना सफेद कोहरा पूरे गांव पर ऐसे लिपटा हुआ था जैसे किसी ने मरे हुए जिस्म पर सफेद कफन उड़ा दिया हो। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेने में भी फेफड़ों को मेहनत करनी पड़ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा, इतना जानलेवा था कि अगर एक सूखा पत्ता भी पेड़ से टूटकर गिरे तो उसकी आवाज किसी धमाके जैसी लगे। सिर्फ एक ही आवाज थी जो इस खामोशी से बगावत कर रही थी। वो थी दूर कहीं से आते हुए आवारा कुत्तों के रोने की आवाज। वो रोना किसी भूख का नहीं था, वो चेतावनी थी। वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो इंसानी आंखों से ओझल था। गांव के बस स्टैंड के पास जो अब वीरान पड़ा था, एक टीन की छत वाली छोटी सी दुकान थी। दुकान के बाहर एक अलाव जल रहा था। लकड़ियां चटक रही थीं और लपटें हवा के झोंकों से इधर उधर नाच रही थीं। अलाव के चारों तरफ लोग बैठे थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ कांप रहे थे। ये कंपकपी ठंड की वजह से कम और खौफ की वजह से ज्यादा थी। काका, क्या आपको लगता है लखा जिंदा होगा? जिंदा? बिरजू बेटा, मौत सिर्फ वो नहीं होती जब सांस रुक जाए। मौत वो भी होती है जब रूह जिस्म छोड़ दे पर जिस्म चलता रहे। लखा कल रात अपनी गाय ढूंढने गया था ना। मैंने कहा था, लखा, अगर तू उस सरहद के पार गया तो वापस सिर्फ तेरा नाम आएगा, तू नहीं। अपशकुन, देखो आग भी चाय नहीं पी रही आज। काका, आपको पता है ना आज क्या है? आज अमावस है। मेरी दादी कहती थी कि जब चांद आसमान से गायब होता है तो सिंगा हवेली की मालकिन, वो नर्तकी चंद्रमुखी, अपनी नींद से जागती है। आज की रात हवा का रुख हवेली से गांव की तरफ होता है। सुना है आज भी वो अपनी टूटी हुई पायल पहनती है। अरे बस करो दीनू भाई, क्यों डरा रहे हो? हम सब जानते हैं वहां क्या होता है, लेकिन वो हवेली अब खंडहर है। वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ चमगादड़ और सांप है वहां। सांप? रघु, सांप सिर्फ काटते हैं, जान लेते हैं, लेकिन वो हवेली, वो जान नहीं लेती, वो यादों को पी जाती है। तुम्हें याद नहीं, 10 साल पहले वो इंस्पेक्टर आया था, कहता था मैं भूतों को गिरफ्तार करूंगा। अगली सुबह वो इंस्पेक्टर हवेली के आंगन में बैठकर हवा में सितार बजा रहा था। पागल हो गया था वो। आज भी पागल खाने में दीवारें खुरचता है। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दूर से आती हुई किसी गाड़ी के इंजन की आवाज, और फिर एक अजीब सा हॉर्न। कोहरे की दीवार को चीरती हुई 2 पीली हेडलाइट्स उनकी तरफ बढ़ रही। इतनी रात को कौन पागल है जो अमावस की रात सुंदरपुर आ रहा है? वो एक खटारा ऑटो रिक्शा था जो शहर के रेलवे स्टेशन से आ रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था और हर गड्ढे पर ऑटो ऐसे उछलता था जैसे उसके पुर्जे बिखर जाएंगे। ऑटो के अंदर 2 नौजवान बैठे थे, विक्रम और सुमित। दोनों की उम्र करीब 28-30 साल रही होगी। शहर के महंगे कपड़े पहने थे जो इस देहाती माहौल में अजीब लग रहे थे। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर सिवाय अंधेरे और कोहरे के कुछ नहीं था। यार सुमित, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। 6 साल, पूरे 6 साल हो गए हमें यहां से गए हुए। तेरा वो बैक टू रूट्स वाला भाषण सुनने में अच्छा था, लेकिन हकीकत देख रहा है, यहां सड़क तक नहीं है, नेटवर्क भी गायब है। अगर हमें कुछ हो गया तो एम्बुलेंस भी सुबह तक नहीं पहुंचेगी। अरे विक्की भाई, तू हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। देख, शहर के शोर से कितना सुकून है यहाँ। और फिर पापा की आखिरी इच्छा थी कि हवेली, मतलब हमारा वो पुराना पुश्तैनी घर, एक बार रिपेयर हो जाए। हम उसे बेचने ही तो आए हैं, बस 1-2 दिन की बात है। और वैसे भी मुझे बचपन में ये गांव बहुत पसंद था। याद है
हम वो पीछे वाले बगीचे में क्रिकेट खेलते थे। हाँ याद है, और मुझे ये भी याद है कि शाम के 6 बजते ही दादी हमें घर के अंदर खींच लेती थी, कहती थी हवा बदल गई है। तभी ऑटो वाले ने अचानक ब्रेक मारा। ऑटो एक झटके के साथ रुका। विक्रम का सिर रॉड से टकराते टकराते बचा। अरे भाई देख के चलाओ, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब माफ करना, लेकिन मेरा ऑटो इससे आगे नहीं जाएगा। विक्रम ने सुमित की तरफ देखा। सुमित के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट आ गई थी। ऑटो वाले ने उनका सामान, 2 बैग जल्दी जल्दी सड़क पर उतारा। वो सामने देखिए, कोहरे के बीच वो सिंगा हवेली है। आज की रात उस रास्ते से गुजरना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। पैसे आप आधे दे देना, पर मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या? अभी तो गांव का मोड़ आया है। हमारा घर तो वो पीपल के पेड़ के उस पार है। यहाँ बीच जंगल में कैसे उतरेंगे हम? एक सलाह मानिए साहब, अगर रास्ते में कोई आवाज आए, कोई आपको नाम से पुकारे या कोई सुरीला गाना सुनाई दे तो रुकना मत, बस चलते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। इससे पहले कि विक्रम कुछ और पूछता, ऑटो वाले ने किक मारी। ऑटो घर घर आया और फिर इतनी तेजी से यूटर्न लेकर भागा जैसे उसके पीछे कोई शैतान पड़ा हो। धूल और धुएं के गुबार में विक्रम और सुमित अकेले रह गए। अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। दोनों दोस्त अपने अपने बैग टांगे आगे बढ़ रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने बंद कमरे की बासी हवा और रात की रानी के फूलों की बहुत तेज नशीली महक। वो ऑटो वाला कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा था ना? वैसे तुझे वो बचपन की कहानी याद है जो काका सुनाते थे कि उस हवेली में एक तवायफ रहती थी, चंद्रमुखी, जो अपने प्रेमी के इंतजार में गाते गाते मर गई। सुमित चुप रहे, तुझे पता है ना मुझे इन सब बातों से नफरत है। कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं ताकि वो जल्दी सो जाएं। अचानक हवा रुकी, पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उनके कानों में सीटी बजने लगी। तभी सुमित रुका। विक्की रुक। क्या हुआ, चलना जल्दी। तूने सुना? क्या? किसी के चलने की आवाज थी। कोई हमारे पीछे चल रहा था, बिल्कुल हमारे कदमों के साथ। कोई नहीं है सुमित, ये सिर्फ तेरा वहम है, और ये सूखे पत्ते हैं, हवा से उड़ रहे होंगे। नहीं यार, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, सुमित। बस अब एक शब्द और नहीं। तूने हॉरर फिल्में ज्यादा देख ली हैं। देख, सामने गेट दिख रहा है, हम घर पहुंच गए। सामने अंधेरे में लिपटा हुआ उनका पुश्तैनी घर खड़ा था। यह घर कभी आलीशान रहा होगा, लेकिन आज ये किसी बूढ़े बीमार जानवर जैसा लग रहा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, लोहे के गेट पर जंग की मोटी परत थी, और घर के ठीक पीछे लगभग 200 मीटर की दूरी पर जंगल के बीचों बीच सिंगा हवेली का काला साया खड़ा था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, जो अंधेरे में किसी खोपड़ी की खाली आंखों जैसी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक लालटेन की रोशनी उनकी तरफ पड़ी। सामने उनका पुश्तैनी घर अंधेरे में किसी सोए हुए दैत्य की तरह खड़ा था। बरामदे में एक लालटेन टंगी थी, जिसकी लौ हवा से जूझ रही थी। उसकी मध्यम रोशनी में एक साया हिला। कौन है वहां? मेरे पास लाठी है, चले जाओ यहां से। काका शांत हो जाइए, मैं हूं विक्रम, और ये सुमित है। छोटी मालिक, विक्रम बेटा, हे भगवान। हरिया काका, जो विक्रम को बचपन में अपने कंधों पर घुमाया करते थे, आज उन्हें पहचान नहीं पाए। उनकी उम्र 60 के पार थी,
लेकिन आज रात वो 80 साल के लग रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं और आंखों में ऐसा डर था जो सिर्फ